हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बहुत कुछ साथ ऐसा हो रहा था कि वो तुम लोग कह रहे थे कि हमारा सिलेबस सेम नहीं चल रहा है, कोचिंग में कुछ और चल रहा है, कुछ देने में इशू आ रही है, ये वो। तो मैं इससे पहले हम लोग सेल से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है। जो चैप्टर्स हो गए वो हो गए। अब हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं सेल से। तो चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस यूनिट में हमारे पास तीन चैप्टर है, राइट। एक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एक है बायोमोलिक्यूल्स और तीसरा है सेल साइकिल एंड डिविजन। तो शुरू हम कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। वेरी ऑब्वियस, ये चैप्टर तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो अगर तुम सोचो तो, है ना। तो शुरुआत में आज सच कुछ टफ नहीं है, इसलिए आज का पहली वीडियो मैंने बहुत छोटी रखी है तुम्हारे लिए। सिर्फ बेसिक बेसिक है, बहुत इजीली लर्न भी हो जाएगा। आज सच किसी को यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ होता है ना, जो यूनिट की शुरुआत में दिया होता है, उससे। ओके। यहाँ पे एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोलॉजी के बारे में ही है, तो देख लेते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई इंसान है जिसको अभी तक ये नहीं पता था। या तुम बायोलॉजी कितने बचपन से पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा अभी तक कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, पढ़ ही लेते हैं पूरा। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी, ठीक है। It is the cell theory that emphasizes the unity underlying this diversity of forms, that is the cellular organization of all life forms. A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapters comprising this unit. मतलब इन टोटल ना इस पैराग्राफ में तुम्हें ये बताया गया है कि तुम्हें आगे दिखने क्या वाला है। ओके। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो थी मैंने तुम्हें बता रखी है, ये मैंने सबको आज दिया था। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पढ़ने को बोला था मैंने। मिल गया था ना सबको ये पैराग्राफ, ये वर्ड दिखा था जब मैंने पढ़ने को कहा था। तो अब ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है, क्या लगता है। थोड़ा सा पीछे जाते तो तुम्हें दिख जाता। दिस फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इन टोटल जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम को समझ रहे हैं ना, उसके फिजिकल और केमिकल टर्म्स में, उसे कहते हैं हम लोग रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ हमने जो बायोलॉजिकल फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिड्यूस कर दिया है उनको उनके अंडरलाइन फिजिको केमिकल प्रोसेसेस में, ठीक है। जैसे अगर तुम सेल्स की बात करो, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, तो उनका फंक्शन किस तरह से हो रहा है। इंटरेक्शन और प्रॉपर्टीज किसकी, मॉलिक्यूल, सेल और अदर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तुम पॉइंट समझे इसका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था, जैसे तुम्हारे यहाँ पे स्टडी होते हैं मॉलिकुलर इंटरेक्शंस की, बायोकेमिकल रिएक्शंस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये सब यहाँ पे है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस पैराग्राफ मेरे अकॉर्डिंग तो यही था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। कितने हो या जिसने ऑनेस्टली आज तक ये टॉपिक देखा भी था। आई डोंट थिंक सो 50% भी देखे होगे। आगे बढ़ जाते हैं। जी एन रामाचंद्रन, इन पे ना एक बारी का पीवाई क्यू आया हुआ है, बट मेरे ख्याल से वो उड़ीसा का पेपर था। क्वेश्चन था उस पीवाई क्यू का यहाँ से रिलेटेड था, एक्चुअली वो रामाचंद्रन प्लॉट से, ठीक है। तो अब ये रामाचंद्रन जी ने पहली बात काम किया है बायोपॉलीमर्स पे। इन्होंने स्कूल ही खोल दिया था भाई। इसके अलावा ये देखो, हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954। नेचर क्या, नेचर एक जर्नल है, जहाँ पे साइंटिस्ट जो डिस्कवरी अपनी करते हैं और जो डिस्कवरी प्रूव्ड हो जाती है उसको किसी जर्नल में पब्लिश करवाते हैं ना, तो नेचर इज द जर्नल। और देखो, हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कंफर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। तो रामाचंद्रन प्लॉट से क्या कंफर्म किया इन्होंने, प्रोटीन्स का। तो एनालिसिस किसकी हुई है, प्रोटीन्स की हुई है रामाचंद्रन प्लॉट से। और यही कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा पर इसी पॉइंट से रिलेटेड था। समझ गए ना। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी यहाँ पे एक टर्म आता है। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी क्या होता है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ना तुम्हारी एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। समझे, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, एकदम तो वैसे ही होता है। मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो इन अंकल का पर्टिकुलरली प्रोटीन था। प्रोटीन बना किससे होता है, ये तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जाओगे, प्रोटीन्स किससे बना होता है। आई एम प्रिटी बच्चों, सबको ही आता होगा अभी तक, तो ये तुम लिख देना। ऑल्सो
ये तो इनकी लाइफ स्टोरी हो गई। ये देखो, रामचंद्रन मेट लाइनस पॉलिंग, वो छोड़ो, and was deeply influenced by his publications on the models of alpha helix and beta sheet structure। ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर्स होते किसके? प्रोटीन के होते हैं ना। गुड। पर मेरे को पता ना प्रोटीन बनना किससे होता है, ये तुम बताओगे अभी। अब हम आते हैं टॉपिक व्हाट इज सेल। तो सेल होता क्या है? तुम्हारे अकॉर्डिंग सेल क्या होता है? एक बारी खुद आंसर सोच लो, ठीक है। सेल सबको पता है यार, ये बेसिक डेफिनेशन जो क्लास 9th में दी थी, क्लास 8 में दी थी, वही अभी तक चलती आ रही है। सेल होता क्या है? सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सेल ही है जिससे सब कुछ हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है। तुम्हारा सेल ही मेटाबॉलिज्म कर रहा है, सेल ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, सारा जो भी वाइटल काम है तुम्हारा सेल ही तो कर रहा है। सेल ही तो मिलकर टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, राइट? तो सेल इज द fundamental structural and functional unit of all living organisms. It can perform all the essential functions of life. Okay, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो एक सेल से कम है वो इंडिपेंडेंट लिविंग एंश्योर नहीं कर सकता। गॉट इट? अब नेक्स्ट आते हैं हमारे साइंटिस्ट के नाम। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? बताओ, सबको आंसर आ गया तुरंत तुरंत? यार आंसर गेस करते जाओ, मैं ठीक है मैं बोल रही हूँ, तुम आंसर गेस कर लो अपने मन में। तो सबसे पहले हमारे सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था एक डेड सेल को, ठीक है। ही स्टडीड एंड डिस्कवर्ड दी सेल फ्रॉम अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क का सेल तो डेड होता है ना, तो इन्होंने डिस्कवर किया है डेड सेल। लाइव सेल यानी लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? कमॉन कमॉन कमॉन। ये डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ओके, इन्होंने तुम्हारा डिस्कवर किया है लिविंग सेल्स को। लिविंग सेल्स कैसे होते हैं? जो केपेबल होते हैं ऑफ मूविंग, है ना। और ये इन्होंने कैसे डिस्कवर किया? अपने खुद के डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर। सोचो अंकल के पास माइक्रोस्कोप भी था, तुम देखो क्या कर रहे हो। बताओ, उन्होंने माइक्रोस्कोप बना लिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हमारा न्यूक्लियस किस अंकल ने डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। 1831 इसका ईयर लिखा है तुम्हारा एनसीईआरटी के लास्ट में, ठीक है। मैंने उसको आगे लिख दिया यहीं पे उठा करके, वहां से लेके मैं यहाँ गई, तुम चेक कर लेना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ईयर। तो अब इन्होंने कैसे न्यूक्लियस ढूंढा था? कैसे ढूंढा होगा यार? माइक्रोस्कोप से देखा होगा। अब जो माइक्रोस्कोप है ना, उसकी इन्वेंशन से देखो तो बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उससे हमें सारे स्ट्रक्चरल डिटेल्स दिख जाती हैं ऑफ द सेल। ओके, अब हम आते हैं एनसीईआरटी के दूसरे टॉपिक पे विच इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले अंकल आए हमारे मैथियस श्लिडन 1838 में। देखो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा था ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, जो मिलके बनाते हैं टिश्यू को। अब प्लांट्स की बात करें तो ये अंकल कौन होंगे? बोटैनिस्ट होंगे, ठीक है। तो मैथियस लिडन 1838 में आए, प्लांट्स की बात करके बोटैनिस्ट है। इन्होंने क्या कहा सिंपली कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मिलकर के क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। लॉजिकल बात है। अब इनके बाद आते हैं अंकल हमारे थियोडर श्वान। एक साल बाद ही आ गई है 1839 में। इन्होंने कहा है ऑल एनिमल सेल, एनिमल सेल यानी कि जूलॉजिस्ट होंगे, है ना। तो अब इन्होंने ये कहा है कि ऑल एनिमल सेल्स हैव थिन आउटर लेयर। थिन आउटर लेयर को अब हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन तब वो सिर्फ थिन आउटर लेयर ही था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अब नाम हुआ उसका ना, मतलब उनके बाद हुआ है। इन्होंने ये भी बोला कि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है, मतलब ये उनका यूनिक फीचर है ना। सेल वॉल प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ सेल से तो बने होते हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ सेल इज लाइक सेल से तुमने बना लिया टिश्यू, टिश्यू से बना लिया ऑर्गन, तो प्रोडक्ट ही तो ना सेल का। गॉट इट? तो अब इसको तुम देखो, यहाँ पे जो हमारे मैथ्यू स्लिडन है वो जर्मन बोटानिस्ट है, थियोडर श्वान है वो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ओके, आई डोंट थिंक जर्मन और ब्रिटिश का कुछ करना है, बोटानिस्ट और जूलॉजिस्ट याद कर लो तो काफी है। बट हमारे जो जूलॉजिस्ट अंकल है उन्होंने प्लांट्स के बारे में भी कहा है, तो इतना तुम याद कर सकते हो। ओके, अब इन दोनों ने ये बता दिया सेल सेल ये होता है।
पर सेल आया कहाँ से, ये तो अभी तक किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन इन दोनों ने मिलकर तुम्हारी सेल थ्योरी बना दी है। ठीक है, इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी बना दी है, बोथ टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। बट अब क्वेश्चन ये आया कि सेल आया कहाँ से पहला। तो उसको आंसर देने के लिए आए हमारे रुडोल्फ वर्चाउ 1855 में, जिन्होंने कहा है ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला का मतलब ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। अब वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहाँ से आए, ये तुम इवोल्यूशन में देखना, अभी छोड़ो। ठीक है, तो जो इन्होंने क्या बोला है कि सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अब जो हमारा, जो हम सेल थ्योरी जो जानते हैं, सेल थ्योरी में अभी तक तुम्हें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स है, पहला है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरा पॉइंट है कि ओमनिस सेलुलर सेलुलर, यानी कि क्या, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी की यही 2 पॉइंट्स है। वैसे अगर तुम देखो तो सेल थ्योरी हम लॉजिकली देखें तो थियोडोर श्वान और रुडोल्फ वर्चो ने दे दी, बट ठीक है, मैथियस लेडेन को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे रखा है तो हम भी दे देते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया तुम्हें, आई होप सो। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है सेल थ्योरी का, और ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट है सेल थ्योरी का। गॉट द पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अर्थात ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला, यानी जो पुराने पिछले सेल होंगे उन्हीं को डिवाइड करके नए सेल बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर मैं खत्म करूंगी। मैंने तुम्हें ज्यादा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, आई थिंक इतना पहले से सबको पता था, बेसिक बेसिक नॉलेज। ओके, आई होप you liked the session. Best of luck, guys.